सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो आज हम लोग क्या करेंगे, जितने भी राइटिंग स्किल तुम लोग को पेपर में आने वाले हैं वो सारे राइटिंग स्किल्स का एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह पूरा रिवीजन करके लेंगे। ठीक है, ये वाली शीट है, सुबह मैंने ग्रुप पे डाला है, तुम लोग इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, वहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से। देखो सबसे पहले हम लोगों को कितने मार्क के लिए राइटिंग स्किल आएगी? टोटल 12 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए आएगी? हम लोग उसको बोलते हैं उपयोजित लेखन। क्या बोलते हैं? उपयोजित लेखन। ठीक है, कितने मार्क्स के लिए है? 12 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए? ठीक है, अभी इसके अंदर सबसे पहले तुम लोगों को 4 मार्क के लिए आता है पत्र लेखन। क्या आता है? थोड़ा रफली लिख रहा हूँ ऐसे ही, खाली समझ के लो। कितने मार्क्स के लिए? ये 4 मार्क्स। और तुम लोग सब हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, इंग्लिश में भी तुमने पढ़ा था, पत्र के कितने टाइप है? 2। एक कौन सा है? फॉर्मल। एक कौन सा है? इनफॉर्मल, जिसको हम लोग मराठी में क्या बोलते हैं? औपचारिक। क्या बोलते हैं? औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, तो ये 2 पत्र की टाइप है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। पेपर में सवाल कैसा आएगा तुम लोगों को? बोर्ड्स में एक कृति दी रहेगी, एक एक्टिविटी दी रहेगी, हम और उसके अंदर खाका बना रहेगा। उसके अंदर तुम लोग को क्या बोलेगा? 2 पत्र हैं, दोनों में से जो भी तुमको आसान लगता है वो तुम लोग करो। ठीक है, तो जो भी तुमको आसान लगता है। देखो एक बात याद रखना, लेटर लिखने के कुछ उसूल है। जब मैं लेटर पूरा एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल, उसके बाद कुछ टिप्स बताऊंगा, वो टिप्स इंशाल्लाह तुम लोग ने फॉलो करना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो सीखने वाली बात है वो ये कि दोनों लेटर के अपने अपने अलग अलग फॉर्मेट है। अपने अपने क्या है? अलग अलग फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट तुम लोगों ने अगर याद कर लिए तो जो फॉर्मेट तुमको आसान लगता है उस लेटर के लिए जाओ, चाहे वो औपचारिक हो चाहे वो अनौपचारिक हो। समझ में आ रही बात? और एक फर्क जो और समझने वाला है वो ये है कि औपचारिक क्योंकि फॉर्मल लेटर है, तो हमने जो इंग्लिश में किया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि क्या करते हैं हम लोग, बात को एकदम प्रिसाइज रखते हैं, यानी अप टू द पॉइंट, एक्स्ट्रा यहाँ वहाँ की बात करते हैं नहीं। अनौपचारिक में क्योंकि पर्सनल टच होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा बात कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि तुमको मराठी कितनी आती है। अगर मान लो तुम मराठी में अच्छे जुमले बना सकते हो तो फिर अनौपचारिक के लिए भी तुम जा सकते हो कि उसमें लिख सकते हो मैं यहाँ खैरियत से हूँ, आप खैरियत से होंगे, जो हम उर्दू में बोलते हैं उसी को मराठी में बदल के लिख सकते हैं। इस पे एग्जाम्पल है, मैं तुमको बताऊंगा अभी। या तो फिर तुम किस पे रह सकते हैं? फॉर्मल पे रह सकते हैं। ठीक है, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि लेटर के फॉर्मेट पे भी मार्क्स है, इसलिए छोड़कर नहीं आना है ये सवाल। बात समझ रहे हो? फॉर्मेट के ऊपर भी तुम लोग को मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का फॉर्मेट समझ के लेते हैं, फिर एग्जाम्पल बताऊंगा दोनों के एक एक। ठीक है, दोनों के एक एक मतलब क्या? वही एक कृति होगी और उसमें कैसे हम लोग औपचारिक बना सकते हैं, कैसे हम लोग अनौपचारिक बना सकते हैं, दोनों करेंगे उसके अंदर इंशाल्लाह। समझ में आई बात? उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? दोनों करके लेंगे। ठीक है, तो देखो, हाँ, तो मांगनी जो होता है ना वो इसके अंदर है औपचारिक में, अभिनंदन जो है वो अनौपचारिक में है। ठीक है, दोनों इसके अंदर एग्जाम्पल में है। देखो सबसे पहले आप लोग एक फॉर्मेट देखो, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे दिनांक। क्या लिखेंगे? यानी कि डेट। क्या लिखेंगे? डेट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? प्रति, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टू, उसको बोलते हैं डेट। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने लिखना है हुद्दा, यानी कि डेजिग्नेशन, जिसको आप लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे आप? पता सामने वाले का, यानी कि एड्रेस, और उसी के साथ उसका क्या ऐड कर सकते हो? ईमेल। एड्रेस एंड ईमेल किसका? सामने वाले का। ये ईमेल मैं अलग से इसलिए नहीं लिख रहा हूँ पॉइंट के अंदर, क्योंकि अगर सवाल में ईमेल दिया है सामने वाले का, वो जो आपको कृति दी होगी ना, जो एक्टिविटी, अगर उसके अंदर लिखा होगा या जो खाका दिया है उसके अंदर लिखा होगा सामने वाले का ईमेल, तो आपने वो ईमेल इसके एड्रेस के साथ लिख देना, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन आपका ईमेल कंपलसरी है, चाहे वो औपचारिक हो चाहे वो अनौपचारिक हो, आपको अपना ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा। अपना ईमेल आईडी मतलब अपना नाम नहीं मेंशन करना है, कोई भी एक ईमेल आईडी लिख देंगे, मैं यहाँ पे एग्जांपल बता दूंगा। 5वें नंबर पे आप क्या लिखोगे? विषय। क्या लिखोगे? यानी कि सब्जेक्ट। उसके बाद आप क्या लिखोगे? सैल्यूटेशन, जो सामने वाले को हम लोग बुलाने के लिए जिन अलकाब का इस्तेमाल करते हैं, जो इससे जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, महोदय, ये क्या है आपका? सैल्यूटेशन।
उसके बाद आप लिखोगे मेन मजकूर। मेन मजकूर मतलब क्या? बॉडी ऑफ द लेटर। क्या लिखोगे आप? बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। लेटर की क्या बॉडी है, लेटर किस बारे में, उसका क्या मुद्दा है। उसके बाद आपने 8वें नंबर पे लिखना है समारोप। समारोप का मतलब होता है कंक्लूजन, क्लोजिंग। एंड फाइनली आपने अपना नाम और 10वें नंबर पे ईमेल। तो इस तरह से फॉर्मल लेटर हो यानी कि औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, कितनी बातें लिखी जाएगी बच्चों? 10 बातें। अब 10 बातें सब में नहीं आएगी, सॉरी, अनौपचारिक के अंदर कुछ चीजें कम हो जाएगी, वो मैं बताता हूँ। फिलहाल ये फॉर्मेट किसका है? आपका औपचारिक का, यानी कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। समझ में आ गई बात? फॉर्मेट के भी मार्क्स हैं, ध्यान में बिठा लें। पहले क्या लिखेंगे? दिनांक, फिर क्या लिखेंगे? प्रति, फिर हुद्दा यानी सामने वाले का डेजिग्नेशन, जिसको आप लिख रहे हो बंदे की क्या पोस्ट है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख के रखा है माननीय मुख्य अध्यापक है, या माननीय व्यवस्थापक है, या माननीय अध्यक्ष है, ऐसे आपने लिखना है। फिर उसका पता, वो पता जो है वो आपको सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ होगा, तो वो जो भी पता है वो पता आपने लिख देना है। फिर उसके बाद विषय लिखना है। जैसे विषय का यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, शाळेमध्ये मराठी वाचन कट्टा शुरू करण्याबाबत। मराठी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? अभ्यास शुरू करने, उसके बारे में जो भी सब्जेक्ट होगा वो सवाल में रहता है। उसके बाद महोदय लिखकर हमने क्या करना है? अपना मुख्य मजकूर लिखना है। अब यहाँ पे सीखो बच्चों, मुख्य मजकूर मतलब बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर को आप लोग कैसे कैसे लिख सकते हो? सबसे पहले तो पत्राचा हेतू थोडक्यात सांगा। कोशिश करने का 2 या 3 पैराग्राफ। कितने पैराग्राफ करना है? 2 या 3। अगर कौन सा लेटर है आपका? औपचारिक है, तो 2 या 3 पैराग्राफ में पहले पैराग्राफ में आप क्या मेंशन करोगे? पत्र लिखने का उद्देश्य, यानी कि पत्राचा हेतू थोडक्यात सांगा। पत्र किस मामले में आपने लिखा है वो आप थोड़े में क्या कर दोगे? उसके अंदर एक्सप्लेन करोगे। दूसरे में क्या करोगे? सविस्तार, यानी विषय बद्दल सविस्तार माहिती आणि तुमची मागणी विनंती सांगा। यानी क्या विषय है, आपने किस सब्जेक्ट पे लिखा है, उसमें अभी तुमने बोला ना मांगनी, तो क्या मांगनी है आपकी, क्या रिक्वेस्ट है आपकी, वो रिक्वेस्ट आपने क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। उसके बाद लास्ट में 3rd पैराग्राफ जब आप बनाओगे तो उसमें क्या लिखोगे? अपेक्षित कृतीसाठी नम्र विनंती करून आभार व्यक्त करा। यानी जो भी चीज आपने वहां पे रिक्वेस्ट करी है, विनंती करी है, उसके बारे में रिक्वेस्ट करो और अपना लेटर क्या कर दो? खत्म कर दो। ये 3 बातें आपको किसमें लिखनी है? मजकूर यानी कि बॉडी ऑफ द लेटर में लिखनी है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपको समारोप यानी कि लास्ट लाइन लिखना है। तो लास्ट लाइन में जो सैल्यूटेशन होता है, आखिरी क्लोजिंग, उसमें हम लोग लिखते हैं आपला या आपली, और आगे क्या लिखोगे? विश्वासु। क्या लिखोगे? आपला या आपली, विश्वासु। याद रहेगा, यही सब में लिख देना, ठीक है। उसके बाद लास्ट में अपना नाम लिखना है। अब नाम वहां पे नहीं लिखना है, मतलब अपना ओरिजिनल नाम नहीं लिखना है। तो देख लो कि सवाल में कोई नाम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अगर नहीं दिया है तो अ, ब और क, इस तरह से आपने लिखना है, अ ब क। समझ में आ गया? और फिर नीचे अपना ईमेल आईडी लिख देना, कोई भी ईमेल आईडी, जैसे abc@email.com। कोई भी पर्टिकुलर नाम मत मेंशन करो। स्कूल से लिख रहे हो, स्कूल नहीं मत लिखो। स्कूल से लिख रहे हो तो abc@school.com, जो भी स्कूल का नाम है उस स्कूल का नाम आ जाएगा। तो इस तरह से आपने जो है अपना आखिरी क्या बोलते हैं, समारोह को एंड करना। ये समझ में आया? ये किसका फॉर्मेट है? ये फॉर्मेट है तुम्हारा औपचारिक लेटर का। किसका फॉर्मेट है ये? औपचारिक। अनौपचारिक में क्या करेंगे? तो देखो, अनौपचारिक का भी यहाँ मैंने पीछे फॉर्मेट दिया हुआ है। उसके अंदर आपने क्या करना है? उसके अंदर आपने दिनांक रखना है, डेट आप उसमें भी डालोगे। उसके अंदर आप ये प्रति वाला जो हिस्सा है वो हटा दोगे। उसके अंदर ये जो हुद्दा है वो हट जाएगा। उसके अंदर सामने वाले के पते की जगह किसका पता आ जाएगा? अब आपका पता आ जाएगा। किसका पता आ जाएगा? आप किसका एड्रेस लिखोगे? अपना, ठीक है, ठीक है, जो लिख रहा है उसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद ये विषय आने वाला नहीं है। फिर महोदय की जगह आप क्या लिखोगे? जो भी आपका दोस्त यार है तो वहां महोदय ना लिख के क्या लिखोगे? प्रिय। क्या लिखोगे? समझ में आ रहा है? प्रिय लिखोगे। प्यार से बुलाते हैं ना दोस्त यार, माँ बाप, किसी को भी, तो प्रिय वर्ड हम लोग यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रिय मित्र या फिर सप्रेम नमस्कार, इस तरह से हम लोग शुरुआत करेंगे। और फिर मुख्य मजकूर, इसके अंदर भी जो आप क्या लिखोगे? पैराग्राफ लिखोगे, यानी बॉडी लिखोगे। उसमें भी 2-3 पैराग्राफ ही लिखो। पहले पैराग्राफ में आप क्या लिख सकते हो? कुशल विचारने, यानी कि उसका हालचाल पूछो। कौन से लेटर में? अनौपचारिक। औपचारिक में मत करना। औपचारिक में हम लोग किसी ऑफिसर या किसी पर्टिकुलर इंसान को लिखते हैं, उससे पूछोगे मैं ठीक हूँ तू कैसा है, तो बोलेगा भाई क्या मेरा रिश्तेदार लग रहा है जो मुझसे हाल चाल ले रहा है।
समझ में आ रही बात? तो इस वजह से क्या करना, जब आप किसी को अनौपचारिक लेटर लिखते हो, किसी को मतलब जान पहचान वाले को, भाई को, बहन को, दोस्त को, माँ को, अब्बा को, है ना, तो ऐसे में आप क्या करोगे, पहले पैराग्राफ में हालचाल कुशल विचारने, जैसे कि तू कशा आहे, मी ठीक आहे, ऐसे करके आप लिख सकते हो। सेकंड पैराग्राफ में आप मुख्य विषय पे आओ, जैसे अभिनंदन दो, अगर आप अभिनंदन के लिए लिख रहे हो, मुबारकबाद दे रहे हो, शुभेच्छा दे दो, किंवा तुमच्या भावना व्यक्त करा, या जो तुम्हारी भावना है, जिस बात को, जिस जज्बात को, जिस टॉपिक को, जिस एहसास को पहुंचाने के लिए तुमने वो लेटर लिखा है, वो बात पहुंचा दो। और उसके बाद आखिर में क्या लिखेंगे, पुढील भेट किंवा पत्र व्यवहारची अपेक्षा व्यक्त करून पत्र थांबवा, यानी दोबारा मिलेंगे या मुझे खत जरूर लिखना, इस तरह की बात करके खत क्या कर देना है, खत्म कर देना है। समझ में आ गई बात? फिर उसके बाद आपने लास्ट में नाम लिखना है, मजकूर हो गया, समारोह में नाम और ईमेल। तो कितनी चीजें आपकी कट हो जाएगी, एक आपने उसके अंदर प्रति नहीं लिखना है, सामने वाले का डेजिग्नेशन और विषय नहीं लिखना है। तो 1, 2 और ये 3, ये 3 चीजें कौन से लेटर में नहीं आएगी बच्चों, अनौपचारिक में नहीं आएगी। यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं? फॉर्मेट सबको समझ में आ गया पक्का? अब देखो एक कृति मैं पढ़ के सुनाता हूँ, पूरा उतना लिखते नहीं बैठूंगा, है ना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, नहीं समझे तो पूछ लेना। यहाँ पे देखो इसके अंदर एक एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे एक कृति बनाई हुई है, एक बॉक्स बनाया हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। फाइल तुम लोग के पास आ चुकी है, PDF डाउनलोड कर लो आराम से प्रैक्टिस के लिए। क्या लिखा हुआ है, ग्रीन अर्थ संस्था पुणे यांच्या वतीने पर्यावरण संवर्धन सप्ताह निमित्त शालेय विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला स्पर्धा आयोजित केली आहे। मतलब क्या, ग्रीन अर्थ नाम की एक संस्था है जो पुणे की संस्था है, उन्होंने पर्यावरण संवर्धन मतलब के एनवायरनमेंट को सेव करना या एनवायरनमेंट कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, माहौलियात की हिफाजत या तहफ़्फ़ुज़, इसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक सप्ताह कर रहे हैं, और उसके लिए बच्चों के लिए उन्होंने चित्रकला यानी कि ड्राइंग का कंपटीशन, स्पर्धा मतलब कंपटीशन रखा हुआ है, और उसके लिए ये डिटेल उन्होंने दी है। यहाँ पे देखो ये बॉक्स में डिटेल है, क्या डिटेल दी हुई है कि भाई ये प्रोग्राम 5 जून से 12 जून तक चलेगा। इसका टाइम सकाळी 10 से 1 यानी सुबह 10 से 1 का टाइम होगा। संपर्क का ईमेल यहाँ पे दिया हुआ है, उन्होंने ईमेल आईडी दिया है greenearthpune@xyz.com, ठीक है। उसके बाद उन्होंने प्रवेश की शुल्क यानी कि एंट्री फीस कितनी बोली है, 50 रुपये। कितनी बोली है, यानी अगर आप इस ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो हर बच्चे को कितना भरना पड़ेगा, 50, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कृति तो समझ में आ गई। अब इस कृति से 2 तरह के लेटर किए जा सकते हैं, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी। तो औपचारिक में क्या बोल रहा है देखो, या माहितीच्या आधारे खालीलपैकी कोणताही एक पत्र लिहा, यानी इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दोनों में से कोई भी एक लेटर करना है हम लोगों को। तो पहले देखते हैं औपचारिक में क्या लिखा है। औपचारिक में विनंती वाला लेटर है। कौन सा लेटर है, विनंती में क्या विनंती करना है, तुम्ही तुमच्या शाळेचे कला शिक्षक, यानी आप अपनी स्कूल के कला यानी आर्ट के टीचर हो, किंवा या तो प्रतिनिधि या तो रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं वो हो, या नात्याने इस रिश्ते से या इस पोस्ट से तुमच्या शाळेतील 50 विद्यार्थ्यांच्या सहभागासाठी ग्रीन अर्थ संस्थेच्या सचिवांना विनंती पत्र लिहा, यानी तुम्हारे स्कूल से 50 बच्चे इस ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, इसके लिए आप वहाँ के जो सचिव होंगे या जो हेड होंगे उनको लेटर लिख रहे हो विनंती का। एक ये हो गया, कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा हो गया, औपचारिक का, ठीक है। अनौपचारिक के लिए बोल रहा है, क्यों, या तो क्या करो, तुमच्या लहान भाऊ बहन, तुम्हारा छोटा भाई या बहन अबक, उसका नाम दे दिया, क्या नाम है उसका, अबक, याने या हिने या स्पर्धेत प्रथम पारितोषिक यानी फर्स्ट प्राइज पटकावले आहे, यानी उसको मिला है, त्याचे या तिचे अभिनंदन करणारे व पुढील यशासाठी शुभेच्छा देणारे पत्र लिहा। तो आप क्या कर रहे हो, उसको अभिनंदन दे रहे हो, मुबारकबाद दे रहे हो कि तूने यार फर्स्ट रैंक लेकर आ गया। तो मुबारकबाद देने के लिए और आगे की कामयाबी की दुआएं देने के लिए आपने क्या करना है, लेटर लिखना है। समझ में आया? देखो एक ही मुद्दा है क्या कि ड्राइंग कंपटीशन होने वाला है, 2 तरह के लेटर लिखो, या तो आप आर्ट टीचर या रिप्रेजेंटेटिव बन के 50 बच्चों के एडमिशन भरो वहाँ पे, या तो फिर आपका भाई ऑलरेडी, आपकी बहन ऑलरेडी इस प्रोग्राम को जीत चुकी है, फर्स्ट प्राइज मिल चुका है, तो उसको मुबारकबाद दो। दोनों कैसे लिखेंगे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, मैं पढ़ देता हूँ, सुन लो। ये आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा एग्जाम्पल है, तो यहीं से तुमको मिल जाएगा। देखो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ औपचारिक, तैयार है।
कौन कौन सी लाइनें मैंने कैसे कैसे इस्तेमाल किए उस पर ध्यान दो। एग्जैक्ट मराठी एकदम परफेक्ट नहीं है, इट्स ओके, टूटी फूटी जैसी भी लिख के आ जाएंगे वो चलेगा, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, दिनांक। क्या लिखना है मैंने, एज पर द फॉर्मेट सबसे पहले डेट डाल दिया। अब अगर सवाल में कोई डेट मेंशन की हुई है, जैसे यहाँ पे डेट मेंशन की है कि ये प्रोग्राम 5 जून से 12 जून को होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका इन्फॉर्मेशन तो तुमको पहले मिला होगा। जैसे एक हफ्ते बाद कोई प्रोग्राम होने वाला है तो हमको उसकी इन्फॉर्मेशन 1 महीना 10 दिन 15 दिन पहले मिलती है ना। तो अगर यहाँ जून दिया हुआ है तो आपकी जो डेट होगी वो 5 जून से क्या होगी, पहले की होगी। समझ में आ रही बात, क्योंकि तुमको मालूम पड़ा कि तुम्हारे यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है, सॉरी पुणे में कंपटीशन होने वाला है और तुमने अपने बच्चों को वहाँ पे भेजना है, तो तुमने क्या किया, कोई भी एक डेट डाल दी है जून के पहले की, या अगर मान लो 5 जून को भी मालूम पड़ा तो 6 या 7 जून को भी लेटर लिख सकते हो, मगर तब तक कंपटीशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा, ये ख्याल रखना। तो एक आपने डेट डाल दी है, फर्ज करो मैंने डेट डाल दिया, मुझे 2 जून को खबर मिली, मैंने 2 जून को लेटर लिख दिया, या 1 जून को खबर मिली 2 जून को लेटर लिखा, तो मैंने डाला 2 जून 2025, ठीक है। कैसे डालेंगे, वही अपन जो मराठी में लिखते हैं, 2 जून 2025 और क्या डालेंगे, डॉट, ठीक है। उसके बाद प्रति, क्या लिखेंगे फिर आप, प्रति। प्रति करके आपको किसको लिखने बोला है, ऑलरेडी उसने बोल दिया है सचिव को लिखना है। किसको लिखना है, तो सचिव को ऐसे लिखना है, माननीय सचिव, तो मां लिखोगे तो भी चलेगा और सचिव, माननीय सचिव ऐसे करके लिख दिया। फिर उसके बाद उसका एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पे कृति में दिया हुआ है, ग्रीन अर्थ संस्था, नवीन पेट, पुणे, और कोई भी एक जो नंबर दिया हुआ होगा पिन कोड नंबर वो डाल के छोड़ दो। अब क्योंकि सामने वाले का ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो जब आपका एड्रेस लिख के मुकम्मल हो जाएगा तो उसका जो भी ईमेल आईडी होगा वो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ था ईमेल आईडी, greenearthpune@xyz.com, तो मैं वो यहाँ पे लिख दूंगा, क्या आईडी है उसका, greenearthpune@xyz.com। इस तरह से ये आपका एड्रेस का टॉपिक क्या हो गया, पूरा हो गया। लेफ्ट हैंड से बिल्कुल अलाइन होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए, इस बात का ख्याल करें। सब के सब जो है वो मराठी में हम लोग बोलेंगे तो डाव्या कड़े, मतलब कि लेफ्ट हैंड पे होगा। उसके बाद विषय, चाहो तो एक लाइन छोड़ो और उसके बाद विषय लिखो। यहाँ पे जो विषय है, क्या विषय है यहाँ पे, पर्यावरण संवर्धन चित्रकला स्पर्धेमध्ये विद्यार्थी सहभागास परवानगी मिळाल्याबद्दल, मतलब मैंने रिक्वेस्ट किया आपसे कि भाई आपके यहाँ जो आर्ट कंपटीशन होने वाला है उसमें मैं मेरे बच्चों को भी भेजना चाहता हूँ, 50 बच्चों को, उसके लिए मुझे आपकी परवानगी मतलब इजाज़त चाहिए, ठीक। फिर मैंने अपना जो अलकाब था, सैल्यूटेशन था, महोदय, वो लिख के यहाँ पे लिखना महोदय, और फिर उसके नीचे लेटर शुरू। देखो कैसे लिखा है, आपको यहाँ पे स्कूल का नाम दिया है, नहीं दिया है, अगर नहीं दिया है तो फर्जी कोई भी स्कूल का नाम लिख लो। जैसे मैंने लिखा है मी नूतन विद्यालय नागपुर, ध्यान से सुनेंगे, कोशिश करो तर्जुमा समझ में आए। मी नूतन विद्यालय नागपूर येथील विद्यार्थी प्रतिनिधी आहे, मतलब मैंने अपने आप को आर्ट टीचर नहीं बताया, बच्चों का रिप्रेझेंटेटिव्ह हूँ। ग्रीन अर्थ संस्थेतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या पर्यावरण संवर्धन चित्रकला स्पर्धेबद्दल आम्ही वाचले। आप लोग जो प्रोग्राम करने वाले हो चित्रकला का वो हमने पढ़ा, पूरा नाम मैंने लिख दिया है। पर्यावरण संवर्धनासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर जनजागृती करण्यासाठी हा खूप स्तुत्य उपक्रम आहे, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को उजागर करने के लिए ये बहुत ही स्तुतीय मतलब तारीफ के काबिल आपने कदम उठाया है, उनकी तारीफ कर दी है। ये पहला पैराग्राफ हो गया। अब दूसरे में मुद्दे की बात करो तो क्या बोल रहे हैं, आमच्या शाळेतील इयत्ता 8वी ते 10वी मधील, यानी हमारी स्कूल में 8वीं से 10वीं के अंदर 50 विद्यार्थी या स्पर्धेत सहभागी होण्यास उत्सुक आहे। 50 बच्चे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बेचैन है, उत्सुक है। या 50 विद्यार्थ्याचे प्रवेश शुल्क, अब एक का कितना प्रवेश था, 50 रुपया, तो 50 बच्चों का कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, तो कितना हो जाएगा 2500 रुपया, बरोबर है ना। तो 2500 आम्ही रोखीने मतलब कैश, या फिर आप चाहो तो चेक ने भी लिख सकते हो, चेक ने त्वरित पाठवू, मतलब आपको भेज देंगे। इसके साथ ही कृपया, अब अगला लास्ट पैराग्राफ, कृपया आमच्या शाळेतील 50 विद्यार्थ्याच्या सहभागास परवानगी द्यावी, मतलब 50 बच्चों को आप इजाज़त दें कि वो लोग आ सके। ही विनंती, ये आपसे रिक्वेस्ट है। विनंती लेटर में ये लाइन आपने आखिर में लिखना है, ही विनंती, ताकि मालूम पड़े कि आपने उससे रिक्वेस्ट की है। तसेच स्पर्धेचे ठिकाणा आणि नियमाविषयी अधिक माहिती कळवावी, कहाँ पे ये कॉम्पिटिशन होगा,
और इसके क्या नियम होंगे, क्या उसूल होंगे, ये हमें मेहरबानी करके बताएं। जेने करुण आमी वेळेत तैयारी करू शकू, ताकि हम लोग जो है टाइम पे तैयारी कर सके। और आखिरी में लिखना है आपला नम्र या आपला विश्वास हो, जो भी आप लिखना चाहो आपके ऊपर है। नम्र भी लिख सकते हो आप, नम्र आसान है ज़्यादा, तो आपला नम्र लिख लो। और उसके बाद आप क्या हो, आपका नाम तो नहीं है ना यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ, तो अ ब क लिख लो, जो भी नाम है अ ब क लिख के, ठीक है। उसके बाद नीचे अपना क्या कर दो, ईमेल आईडी लिख दो, abc@email.com। इस तरह से आपका ये लेटर क्या हुआ, कंप्लीट। कौन सा वाला लेटर कंप्लीट हो गया बच्चों, ये अपना फॉर्मल औपचारिक हो गया। अब इसी लेटर को, इसी सेम कंपटीशन वाले लेटर को हम अनौपचारिक में कैसे लिखेंगे वो भी समझ के ले लो। देखो अनौपचारिक में क्या लिखना है, सबसे पहले हम डेट डालेंगे, फिर अब का अपना नाम लिख के फिर अपना एक फर्जी एड्रेस लिख देंगे। अब सीधा आएंगे किसके ऊपर, देखो डेट हो गया, फिर उसके बाद हम पता लिख दिया अब करके। अब उसके बाद ये तो विषय तो नहीं है, अब सीधा किस पे आएंगे, सैल्यूटेशन पे। तो यहाँ पे कौन सा सैल्यूटेशन यूज करेंगे हम, प्रिय। क्या लिखेंगे, प्रिय। और आपका जो भी भाई या बहन है उसका फर्जी नाम डाल दो, या नहीं डालना है तो प्रिय भाऊ या प्रिय बहन। अभी क्योंकि हम बड़े हैं तो हम भाई बहन नहीं बोलते ना, हम बड़े हैं तो हम छोटे वाले का नाम लेते हैं, तो इसलिए कोई भी नाम डाल दो, जो भी आपको नाम अच्छा लगता है। जैसे प्रिय आनंद, ये नाम डाल दो, प्रिय रेहाना, ठीक है, जो भी आपको नाम डालना है, प्रिय अनम, जो भी नाम आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सप्रेम नमस्कार। फिर देखो इस लेटर को कैसे लिखा, मी काल आईकडून ऐकले की ग्रीन अर्थ संस्थेच्या चित्रकला स्पर्धेत तू प्रथम क्रमांक पटकावला आहेस। मैंने कल अम्मी से सुना कि जो ग्रीन अर्थ ने जो कंपटीशन किया था उसमें तेरा क्या आया हुआ है, फर्स्ट रैंक आया है। हे ऐकून माझा आनंद गगनात मावेनासा झाला। अब यहाँ पे मुहावरा इस्तेमाल किया, गगनात मावेनासा मतलब मेरी खुशी इतनी बढ़ गई कि आसमान में भी नहीं समा रही थी, इतना मैं खुश हो गया तेरी कामयाबी पे। तुझ्या या जबरदस्त यशाबद्दल मी तुझे मनपूर्वक अभिनंदन करते या करतो। इस कामयाबी के लिए मैं दिल से तुझे क्या करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। मला माहित आहे की तुला चित्रकला किती आवडते, मुझे पता है कि तेरे को कंपटीशन का, ड्राइंग का कितना शौक है, आणि त्यासाठी तू किती मेहनत घेतेस या घेतोस। मुझे ये भी पता है कि तुझे ड्राइंग का बहुत शौक है और तू कितनी मेहनत लेता है इसके लिए। तुझ्या पर्यावरण संवर्धन या विषयावरील चित्राला मिळालेले हे पारितोषिक केवळ तुझ्या प्रतिभेच्याच नव्हे तर तू पर्यावरणाबद्दल किती गंभीर आहेस हे दाखवते। यानी ये जो एनवायरनमेंट के, माहौलियात के ऊपर जो कंपटीशन में तू जीता है, इससे तू कितना अच्छा कलाकार है ये तो साबित होता ही है, साथ ही साथ ये भी साबित होता है कि तुझे माहौलियात की कितनी फिक्र है। आखिरी पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं देखो, तुझे हे यश आमच्या कुटुंबांसाठी अभिमानास्पद आहे। तेरी ये कामयाबी हमारे घर के लिए, पूरे घर के लिए फक्र की बात है। तू अशीच मेहनत करत राहा, ऐसी करते रहे मेहनत, आणि आपल्या कलेचे माध्यमातून समाजात जागरूकता निर्माण करत राहा और अपनी कला के जरिए से समाज के अंदर उजागरता पैदा कर, जागरूकता पैदा कर। मी लवकरच घरी येईन, तुझे चित्र पाहीन आणि तुझी भेट घेईन। मैं जल्दी घर आऊँगा, तेरी ड्राइंग देखूंगा और तुझसे मुलाकात करूंगा, मिलूंगा तुझसे। अब बाद में लास्ट में लिख सकते हैं, जैसे लड़के हैं तो तुझा लाड़का, लड़की है तो तुझी लाड़की, फिर वही जो ऊपर नाम लिखा था अ ब क, और नीचे ईमेल email.com। इस तरह से आपने अपना लेटर कंप्लीट करना है। तो एक ही कृति है, उसके दो लेटर कैसे बनते हैं ये समझ में आया अच्छे से? कोई डाउट किसी को? पक्का? देखो अब ये दोनों लेटर होने के बाद कुछ महत्व की बात, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, जब आप लेटर लिखते हो तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले याद रखना, फॉर्मेट इज की। फॉर्मेट इज की मतलब हे फॉर्मेट सबसे इम्पॉर्टंट है, इसलिए मैंने लिखा है दोन्ही पत्रांमध्ये प्रत्येक घटक यानी कि दिनांक, प्रति, विषय, महोदय, ईमेल, ये सब डाव्या बाजूला कौन से हाथ पे आएगा, उल्टे हाथ पे लिखने अत्यंत आवश्यक आहे, याला मार्क्स आहे। मतलब इसके मार्क्स है। क्या क्या चीज़ों के मार्क्स हैं? दिनांक, प्रति, विषय, महोदय, ईमेल, सब कौन से हाथ पे होगा, वैसे तो पूरा लेटर ही लेफ्ट हैंड से करना है आपको, मगर ये सब ठीक से लिखना है। तो फॉर्मेट ध्यान से बना के आएंगे। दूसरी टिप क्या है, सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब आपके पास दो लेटर है, पेपर में भी दो ही आएंगे, आपको कौन सा वाला करना है। कोणतेही एक पत्र निवडताना ज्याचा नमूना तुम्हाला व्यवस्थित आठवत असेल तेच पत्र निवडा। यानी दोनों में से कौन सा लेटर लिखना है ये चुनते वक्त इस बात का ख्याल रखो कि तुमको दोनों में से किसका फॉर्मेट अच्छे से याद है, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है, दो लेटर है, दोनों में से कोई एक करना है। लेटर के साथ किसी और राइटिंग स्किल का ऑप्शन नहीं है। तो जिसका फॉर्मेट याद है, जैसे मान लो अब आपने देखा कि हम लोगों को अनौपचारिक के अंदर कम है ना,
स्टेप्स कम है ना इसके अंदर फॉर्मेट में, तो अगर ऐसा लगता है वो ज़्यादा आसान है तो वो लिखो, और उसके अंदर आप अपने मन की कुछ बातें भी लिख सकते हो, भाई बहन से, दोस्त यार से। तो अगर वो आसान लगता है तो वो लिखो, तुम्हारे ऊपर है, तुमको जो आसान लगता है। तीसरा क्या याद रखना है, तीसरा है वोकेबलरी, यानी कि मजकूर। ये जो बॉडी आप लिखोगे ना, तो मजकूर लेताना सोपे मराठी शब्द वापरा, आसान मराठी के अल्फाज का इस्तेमाल करना है, पण विषय आणि मायना योग्य ठेवा। लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है और आपका जो सैल्यूटेशन आप लिखोगे वो बराबर, जब महोदय तो महोदय ही लिखना, विषय में जो मुद्दे की बात सवाल में पूछा है वही लिखना है, दूसरा कुछ लिखना नहीं है। और आखिरी जो सबसे इम्पॉर्टंट चीज़ है, दोन्ही पत्रांच्या शेवटी ईमेल आईडी लिखने अनिवार्य आहे। यानी दोनों लेटर के आखिर में, चाहे औपचारिक लेटर लिखो चाहे अनौपचारिक लिखो, आखिर में आपके नाम के नीचे ईमेल आईडी कंपल्सरीली आएगा, लिखना ही पड़ेगा। समझ में आ गया अच्छे से? यहाँ पे अपना लेटर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। कुछ डाउट है तो पूछ के लो, वरना अगली राइटिंग स्किल पे जाते हैं। चले आगे, चलिए बिस्मिल्लाह। अगला, अब तुम्हारे को पेपर में जो सवाल आएगा उसमें 4 राइटिंग स्किल होगी। कितनी होगी? और फायदे की बात यह है कि करना सिर्फ कितना होगा, 1। वो 4 कौन कौन सी है? उसमें सबसे पहले है कथा। सबसे पहले कौन है? कहानी। क्या लिखना है सबसे पहले? स्टोरी राइटिंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमने किया था ना स्टोरी राइटिंग में थोड़े दिन पहले। तो स्टोरी राइटिंग, स्टोरी राइटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद करके ले लो। कभी कभी ना पेपर में टाइटल पूछ लेता है, जैसे कैसे बोलेगा, खाली दिलेल्या मुद्द्याच्या आधारेवर काय लिहा, क्या लिखने का अपने को? कथा लिहा आणि एक उचित शीर्षक दिया, मतलब एक जो अच्छा एक टाइटल है वो उसको दे दो, ऐसे करके बोल देगा। समझ में आ रही बात? कभी कभी खाली बोलेगा कि जो मुद्दे हैं उसके आधार पे आप कहानी लिख दो। बट मेरा ये कहना है, मेरी ये सजेशन है आप लोगों को कि कभी भी उन्वान लिखो, टाइटल लिखो, क्योंकि कहानी टाइटल से अट्रैक्टिव बनती है। हम बचपन में कभी भी कहानी सुनते हैं तो उसका एक उन्वान सुनते हैं ना पहले, शेर और चूहा, तो इंटरेस्ट जागा ना कि शेर और चूहा क्या करने वाले कहानी में। तो टाइटल हमेशा एक अट्रैक्टिव और सेंटर ऑफ द पेज में बोल्ड, या फिर बोल्ड का बोल्ड तो नहीं कर सकते तो अंडरलाइन कर दो। समझ में आ रही बात? देखो जैसे यहाँ पे क्या क्या बातें याद रखना है। सबसे पहले टाइटल कैसे लिखोगे? आकर्षक आणि कथेचा आशय स्पष्ट करणारे, यानी जो कहानी आप लिख रहे हो उसका उन्वान, उस कहानी का इशारा देना चाहिए। टाइटल डाला आपने शेर और चूहा और कहानी गधे और बदक की है, तो वो चलने वाला, वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो जो कहानी है उसको जाहिर करने वाला आपका उन्वान होना चाहिए। दूसरा, शीर्षक मध्य भागी बोल्ड अक्षरात लिहा, उसको बीचों बीच लिखने का, बोल्ड। अब बोल्ड का मतलब है थोड़ा सा डार्क लिख के चाहिए तो अंडरलाइन कर दो। ये आपका टाइटल के बारे में हो गया। दूसरा है आपका शुरुआत। आप कहानी की शुरुआत कैसे करोगे? तो पात्रांच्या आणि स्थळाचे परिचय करून द्या। अगर उसके अंदर कोई कैरेक्टर है तो उस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में लिखो। अगर उसके अंदर समझ लो कोई जगह के बारे में बता रहे हो तो उस जगह के बारे में भी पहले ही क्या कर दो? बता दो। और कथेचे वातावरण सुंदर शब्दात वर्णन करा, यानी अच्छे अच्छे अल्फाजों में कहानी लिखो, बहुत कठिन शब्द डालने की जरूरत नहीं है। तीसरा किस बात का ख्याल, ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ लिखने की, फिर कथा भी बताऊंगा कैसे आता है सवाल। तीसरा आपने क्या ध्यान रखना है? मिडल ऑफ द स्टोरी में, यानी मध्य भाग में आप ध्यान रखोगे संघर्ष किंवा समस्या निर्माण करा। जो भी कहानी आप लिख रहे हो वो कहानी जिसके भी बारे में, अगर उसने ज़िंदगी में कोई संघर्ष किया है, कोई डिफ़िकल्टी देखी है तो उसको मेंशन करो, उसके बारे में लिखो। कोई समस्या देखी है तो उसके बारे में लिखो। पात्रांचे संवाद आणि भावना स्पष्ट करा। अगर कोई कैरेक्टर आपकी कहानी में है, कोई आदमी, कोई औरत, कोई इंसान, तो उसके कुछ डायलॉग्स भी ऐड कर दो ताकि उससे वो कहानी क्या बने? इंटरेस्टिंग। नॉवेल पढ़ते हो या नॉवेल वगैरह पढ़ा होगा तो देखो उसमें, नॉवेल में आप कभी भी देखो किरदार के डायलॉग्स भी लिखे हुए होते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन जो राइटर ने खुद लिखा होता है, ऑथर ने खुद लिखा होता है, वो तो होते ही है, मगर उनके खुद के भी डायलॉग्स होते हैं, जिससे ये हमारे जहन में एक तस्वीर तैयार होती है कि वो कैरेक्टर खुद बोल रहा है ना? समझ में आ रही बात? तो वो क्रिएट करना है आपको। उसके बाद लास्ट में जब समारोप यानी कंक्लूजन आएगा तो क्या लिखोगे? समस्याचे निराकरण आणि कथेचा शेवट। बीच में आपने मुद्दे में प्रॉब्लम उठाई थी ना, कहानी के अंदर ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा, ये वो है, तो बाद में उसको क्या करना है? सोल्यूशन भी दे देना है एंड में। शेवट सकारात्मक आणि परिणामकारक असावा। कभी भी याद रखना, कहानी का अंत हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कहानी कभी भी नेगेटिविटी पे ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बोध, यानी कि तात्पर्य, सीख। आपने इस कहानी से क्या बोध लिया, क्या सीख ली, वो आपने लिखना है। तो कथेतील विचार किंवा शिकवण एका वाक्यात स्पष्ट करा। एक ही वाक्य में लिखो
और कथेच्या शेवटी बोध लिहून शिकवण लिहा। बोध लिखो पहले ऐसा, या तात्पर्य लिखो, 2 डॉट डालो और उसके आगे जो भी आपने उस कहानी से सीखा वो लिखो। पेपर में सवाल कैसा आएगा, पेपर में आपको मुद्दे दिए हुए होंगे, हर मुद्दे के बीच पे डैश डैश दिया हुआ होगा। उन मुद्दों को जोड़ के आपको एक कहानी बनाना है, जिसके लिए ये टिप्स मैंने आपको दी। मान लो किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो क्या कर देने का, सिंपल है, उन सारे मुद्दों को जोड़ के लिख के आ जाने का, जुमले बना देने का छोटे छोटे। 4 मार्क्स नहीं तो भी 2 या 1 मार्क तो आपको मिल ही जाएगा। और 4 राइटिंग स्किल है, 4 में से कोई एक ही करना है, सब नहीं करना है। तो किसको चुनना है वो मैं आपको जब चारों हो जाएगी तब बताता हूँ। मेरे हिसाब से जो ज़्यादा आसान है, बाकी आपको जो आसान लगे आप लिख सकते हो। क्या है, कुछ राइटिंग स्किल है जिसके कुछ पर्टिकुलर उसूल होते हैं। जैसे कि जब आप क्या लिखोगे, रिपोर्ट लिखोगे तो रिपोर्ट के पर्टिकुलर उसूल है, हेडलाइन होना चाहिए, डेडलाइन होना चाहिए। तो अगर वो नहीं है तो मार्क्स कटेंगे। लेकिन वही अगर पैराग्राफ में से 4 सवाल बनाना है तो उसका कोई उसूल नहीं है, एक जुमले के 4 सवाल बनाना है आपको, तो वो ज़्यादा आसान है। कथा के अंदर आपको तमाम इन बातों का ध्यान रखना है कि मेरे सारे सेंटेंस जो है वो ज़माने माजी यानी कि पास्ट टेंस में होने चाहिए। समझ में आ रही बात? तो कौन कौन से चारों में से कौन से आसान है जो कम वक्त में आपको जाहिरात आता है, एडवर्टीजमेंट है, मस्त एक फॉर्मेट बनाओ, अंदर कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स लिख दो, थोड़ा पैटर्न बना दो, वो भी जल्दी हो जाता है। तो चारों कराऊंगा मैं, बाकी मर्जी आपकी, आपको जो आसान लगे। मेरे ओपिनियन में जाहिरात ज़्यादा आसान है, और मेरे ओपिनियन के अंदर जो है वो जो अपना गद्य आकलन जो होता है, पैराग्राफ से हम जो क्वेश्चन तैयार करते हैं वो ज़्यादा आसान होता है। फिलहाल मैंने कथा शुरू की है तो मैं कथा बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक सवाल है, खालील मुद्द्याच्या आधारे कथा लिहा आणि कथेला योग्य शीर्षक देऊन बोध स्पष्ट करा। कहानी लिखना है, कहानी को उन्वान देना है, और एक क्या करना है हमको, उसका तात्पर्य यानी कि बोध लिखना है, सीख लिखनी है। कहानी के मुद्दे जरा ध्यान से सुनिए। सोप्या विषयाचा पेपर, जास्त गुण मिळवण्याची अपेक्षा, परिणाम अपेक्षा विरुद्ध लागणे, मित्रांची चेष्टा, मन उदास होणे, एकांत शोधणे, माळ्यावर जुने खेळातल्या विजय हे पुस्तक सापडणे, पुस्तकात उपयश आणि जिंकण्याची प्रेरणा, पुन्हा प्रयत्न करणे आणि अभ्यास शुरू करणे, बोर्डच्या परीक्षेत यश मिळवणे। ये मुद्दे हैं। क्या मुद्दे हैं कि भाई एक पेपर था, उस पेपर के अंदर बहुत अच्छा पेपर गया, ऐसी अपेक्षा जागी, ऐसा लगा कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बट जब रिजल्ट आया तो मार्क्स अच्छा नहीं आया, तो दोस्त मजाक उड़ाने लगे। जब दोस्त मजाक उड़ाने लगे तो वो बंदा जो है वो तन्हाई ढूंढने लगा। जब वो तन्हाई में बैठा तो उसे एक किताब मिली, जिस किताब में खिलाड़ियों की हार के बाद हुई जीत की कहानियाँ थी। तो पहले वो लोग हारे, उसके बाद कैसे जीते उसकी कहानियाँ थी। उस किताब को पढ़ के उसके अंदर हौसला आया, उसने पढ़ना शुरू किया और आखिरकार वो क्या हो गया, अच्छे नंबरों से कामयाब हो गया। ये मुद्दे हैं। अब इस मुद्दे पे अपने को कहानी लिखना है। तो मैंने कहानी लिखी हुई है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कैसी है। सबसे पहले उन्वान दिया है, एक पुस्तक नवी दिशा। क्या उन्वान दिया है? एक पुस्तक नवी दिशा। ध्यान से सुनिए। एक बंदा है तो बंदे का नाम दे दिया मंदार। क्या नाम दे दिया? आप जो चाहो नाम दे सकते हो। मंदार खूब आनंदात होता। हमेशा याद रखना, कहानी हमेशा पास्ट टेंस में होगी, यानी कि कौन सा कार्ड होगा? भूतकाळ, इसीलिए होता लिखा हुआ है, आहे नहीं बोला मैंने। मंदार खूप आनंदात होता कारण नुकताच त्याचे शालेय स्तरावरील मराठीचा पेपर संपला होता। यानी उसकी स्कूल में मराठी का पेपर था, वो हो गया। पेपर खूप सोपा गेला होता, पेपर बहुत आसान गया। या विषयामध्ये 100 पैकी 90 पेक्षा जास्त गुण नक्कीच मिळतील, यानी इस सब्जेक्ट में 100 में से 90 से ज़्यादा मार्क्स तो पक्के मिलेंगे, असा त्याचा ठाम विश्वास होता, उसका पक्का यकीन था। आणि त्याने ते आत्मविश्वासाने मित्रांना सांगितले होते। कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, तो रिजल्ट आने से पहले ही सबको बता दिया, अरे क्या है, बहुत आसान पेपर था, मेरा तो 100 में से 90 के अभाव मार्क्स तो पक्का है। इसीलिए बोलते हैं ना कि हर चीज़ में घमंड नहीं करने का, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होगा। समझे ना? अपनी मेहनत करते रहो और अल्लाह से अच्छी उम्मीद लगाओ, ये ज़्यादा अहम है। 2 आठवड्यानंतर जेव्हा परीक्षेचा निकाल लागला, 2 हफ्ते बाद जब पेपर का रिजल्ट आया, इम्तिहान का रिजल्ट आया, तेव्हा मंदारच्या अपेक्षाच्या अगदी विरुद्ध घडले। उसकी उम्मीद का बिल्कुल उल्टा हो गया। क्या हो गया? त्याला मराठीत केवळ 70 गुण मिळाले होते। सिर्फ कितने मिले? 70। कितना बोला था उसने? 90 के ऊपर मिलेगा 100 में से। त्याचे मित्र ज्यांना त्याने मोठे दावे केले होते त्याची चेष्टा करू लागले। वो दोस्त जिसके सामने उसने बड़े बड़े दावे किए थे, अब वो उसकी मजाक उड़ाने लगे। काय मंदार, अभी देखो मैंने डायलॉग डाल दिया बीच में, आपको बोला था ना कभी कभी डायलॉग भी डाल सकते हो, तो देखो डायलॉग। काय मंदार 90चे काय झाले? क्या भाई 90 का क्या हो गया? अशे म्हणून ते हसत होते। सब क्या करने लगे? उस पर हंसने लगे। कहानी समझ रही है ना? देखो सारे जुमले जो मैंने कहानी में मराठी के लिखे हैं
सब पास्ट टेंस और सब आसान है, इतने कोई कठिन वर्ड नहीं डाले, आप भी लिख सकते हो। मंदारला खूब अपमानित आणि उदास वाटले, उसको बहुत अपमानित इन्सल्टिंग फील हुआ, उदास फील हुआ। त्याला कोणाशीही बोलायची इच्छा नव्हती, उसका दिल किया मैं किसी से कुछ न कहूं, म्हणून तो घरात एकांत शोधू लागला, इसलिए वो घर के अंदर अकेलापन ढूंढने लगा। पैराग्राफ चेंज कर दो। संध्याकाळी तो घराच्या माळ्यावर गेला, शाम में वो माले पे गया, घर में होता ना कोट माला होता है, लकड़ी का माला या फिर घर का जो भी माला, वहां वो गया। जिथे जुन्या आणि विसरलेल्या वस्तू ठेवलेल्या होता, वहां पुरानी किताबें या पुराना सामान रखा हुआ था। तिथे एक जुन्या ट्रंकेत त्याला एक धूळ जमलेले पुस्तक सापडले, एक पुराने ट्रंक के अंदर एक धूल लगी हुई किताब मिली, त्याचे नाव होते खेळातला विजय, यानी खेल में हुई जीत। कंटाळा आला होता म्हणून त्याने ते पुस्तक चाळायला सुरुवात केली, उसको कंटाळा आ रहा था, बोले चलो पुस्तक ही चाळायला, मतलब ऐसे पन्ने पलटना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। पुस्तकात अनेक महान खेळाडूचे अपयशाचे आणि नंतर मिळालेले यशाच्या कथा होत्या। उस किताब में बड़े बड़े खिलाड़ियों की पहले हार और उसके बाद हुई जीत की कहानियां दर्ज थी, लिखी हुई थी। कठोर मेहनत कधीही व्यर्थ जात नाही, यानी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होती, असे प्रेरणादायी विचार त्याने वाचले, ऐसे हौसला देने वाले जुमले उसने उस किताब में पढ़े। त्या पुस्तकाने मंदारच्या मनात एक नवी प्रेरणा निर्माण केली, उस किताब ने मंदार के दिल में एक नई इंस्पिरेशन, एक नया प्रेरणा मतलब हौसला भर दिया। दूसरा दिवसापासून मंदार ने आपला अभ्यास पुनः शुरू केला, अगले दिन उसने अपनी पढ़ाई क्या कर दी, फिर से शुरू कर दी। त्याने आपल्या चुका ओळखल्या, उसने अपनी गलतियां पहचानी कि कहाँ गलती हुई थी पिछली बार। उसके बाद वेळेचे योग्य नियोजन केले, नियोजन मतलब प्लानिंग, टाइम को अच्छे से प्लान किया आणि केवळ गुणाचा विचार न करता विषय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग के लिए नसीहत है, सुनो, गुणाचा विचार न करता विषय समझून घेण्यावर लक्ष्य केंद्रित केले, मार्क्स की फिक्र ना करके सब्जेक्ट को सीखने की मेहनत की। इसलिए बोलते हैं नंबर के पीछे मत भागो, काबिलियत, जो चीज़ सीख रहे हो वो कितना आता है उसके ऊपर मेहनत करो, मार्क्स तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री, वो तो ऐसे ही मिल जाएंगे। वो हमारे बड़े बोलते ना कि इत्र की दुकान में घुसोगे अगर, तो इत्र नहीं भी खरीदोगे तो भी थोड़ी बहुत खुशबू तो वैसे ही तुमको मिल जाएगी। तो बस ये वही है कि मेहनत करते चलो, मेहनत करोगे, मार्क्स के पीछे नहीं, मेहनत के पीछे भागो, ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स इंशाल्लाह क्या हो जाएंगे, अच्छे। दुआएं करो, अल्लाह से मांगो, बस काम हो जाएगा। आगे वर्षभर त्याने जिद्दीने अभ्यास केला, पूरा साल जिद करके पढ़ाई करता रहा। जेव्हा बोर्डची परीक्षाचे निकाल लागला, जब बोर्ड के इम्तिहान के रिजल्ट आए, तेव्हा मंदारच्या डोळ्यात आनंद अश्रू होते, खुशी के आंसू मंदार की आंख में आ गए। क्यों भाई, त्याला 94% गुण मिळालेले होते, 94%, कितना परसेंट, 94% मिळाले, आणि मराठी विषयात ही 98 गुण। और उस मराठी सब्जेक्ट में जिसमें पहले 70 आए थे, दोस्त हंस रहे थे ना, अब कितने मार्क्स आ गए, 98 आउट ऑफ 100। त्याचे जुने मित्र त्याला अभिनंदनाचा फोन करत होते, उसके पुराने दोस्त उसको फोन करने लगे, अभिनंदन, मुबारक, क्या बात, इतना अच्छा मार्क्स। मंदारला त्या दिवशी कळले की अपयश ही यशाची पहली पायरी। उस दिन मंदार को समझ में आया नाकामयाबी ही कामयाबी का जीना है, यानी पहली सीढ़ी है, वो अकवाल पढ़ते ना हम लोग। आगे आणि योग्य वेळी मिळालेला मार्गदर्शन और सही वक्त पे मिला हुआ गाइडेंस, मार्गदर्शन मतलब गाइडेंस, रहबरी, रहनुमाई, आपले जीवन बदलू सकते, हमारी जिंदगी क्या हो सकती है, बदल सकती। हो गई कहानी खत्म। अब कहानी खत्म, लास्ट में क्या लिखेंगे, बोध। तो बोध क्या है, अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे, फक्त योग्य वेळी सकारात्मक प्रेरणा मिळणे महत्वाचे असते। यानी नाकामयाबी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। बच्चा भी जब चलने सीखता है तो 10 बार गिरता है, फटाक से थोड़ी ना चलना आ जाता है ना। कोई खाना बनाने सीखते, घर में आप बच्चियां हैं, घर में खाना बनाने सीखते हैं तो 10 बार हाथ जलता है, उसके बाद बनाने के लिए आता है कि नहीं। तो यहाँ बोला नाकामयाबी ही कामयाबी की सीढ़ी है, सही वक्त पे सकारात्मक प्रेरणा मतलब पॉजिटिव प्रेरणा। इसलिए हम लोग ऐसा कहते हैं, बड़े बड़े जो काउंसलर्स होते हैं वो भी बच्चों को यही बोलते हैं कि अपने आसपास पॉजिटिविटी रखो और ऐसे लोगों के साथ रहो जिनकी सोच पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं अच्छी इंग्लिश में, समझे। खुद भी ऑप्टिमिस्ट बनो और ऑप्टिमिस्टिक लोगों के साथ रहो। हमेशा तुमको पीछे करने वाले लोग, तेरे से नहीं होगा, तेरे बस की नहीं है, अरे तूने तो नहीं करना है, इस तरह के लोगों से हमको दूर रहना है। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से आपको कहानी लिखनी है। अब इसकी क्या टिप है, बस इसकी एक ही टिप है, कथा नेहमी भूतकाळात
लिहावी, यानी भूतकाल में ही लिखना है। जैसे कौन से अल्फाज इस्तेमाल करना है, केला, झाला, होते, इस तरह के अल्फाज आपने इस्तेमाल करना है। तो कथा क्लियर है? कहानी का फॉर्मेट है वो पास्ट टेंस में है, सिर्फ पास्ट टेंस में, हाँ। और जो मुद्दे दिए, वो मुद्दे जितने भी है वो सारे मुद्दे उस कहानी के अंदर आने चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मुद्दा पढ़ा तो मैंने सारे मुद्दे कहानी में कवर कर लिए। ये समझ में आ गया अच्छे से? अब अगला है आपका, अगला राइटिंग स्किल जो ऑप्शन में आता है वो है जाहिरात लेखन। क्या है? जाहिरात मतलब एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट क्या है? जाहिरात लेखन हा एक अत्यंत गुणदायक आणि कमी वेळेत पूर्ण होणारा प्रश्न है। ये मैंने अपनी तरफ से एक लाइन ऐड की है, यानी इंपॉर्टेंट और कम टाइम। कहानी लिखने में ज़्यादा वक्त लग सकता है, जाहिरात में कम टाइम लग सकता है, ठीक है। जाहिरात का नमूना कैसे बनता है? सबसे पहले आपने एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? एक चौकोर बॉक्स बनाओ। उसके अंदर क्या करो, वो बॉक्स को पेंसिल से बनाओ। किससे बनाओ? अट्रैक्टिव दिखेगा, पेंसिल से जाहिरात का बॉक्स बनाओ। फिर एक आकर्षक शीर्षक दो, यानी आपकी जाहिरात को एक टाइटल। आप एडवर्टाइज देखते होंगे पेपर के अंदर या घरों में जो पैम्फलेट आते हैं, तो उन्वान कितना अच्छे से लिखा हुआ होता है ना, टाइटल। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मोठ्या अक्षरात लक्ष्य वेधून घेणारे, यानी बड़ा अक्षर में लिखो जहाँ पे आपका अटेंशन, फौरन आपकी तवज्जो जाए। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में लिख दिया बम्पर सेल, क्या लिख दिया? बम्पर सेल या बम्पर ऑफर। और किस चीज़ पे अपना ध्यान जाता है एडवर्टाइज में? और कौन सा ऐसा एक लफ्ज है जो बहुत पॉपुलर है जिसपे हमारा फट से ध्यान जाता है? डिस्काउंट। वेरी गुड, डिस्काउंट। और कभी देखा नहीं एडवर्टाइज में फ्री फ्री फ्री, फट से ध्यान जाता है ना कि फ्री में मिल रहा है। हाँ, तो दूसरा आपने लिखना है घोषवाक्य, मतलब स्लोगन। अगर आपको कोई स्लोगन याद आता है तो वो डाल दो आप, जैसे कि छोटा सा एक कोई भी वाक्य लिख दो। उसके बाद है जो भी चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो उसका एक टाइटल डालो। जैसे यहाँ पे मैंने डाला है भव्य पुस्तक प्रदर्शन। और फिर उसके फ़ायदे बताओ। फ़ायदे जो होंगे वो बुलेट पॉइंट लगा के स्पष्ट कर सकते हो, जैसे इस तरह के पॉइंट्स आप उसमें इस्तेमाल करो और उसके आगे लिखो ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव वो दिखे। उसके बाद आपने क्या करना है, ठिकाना, वेळ और दिनांक, कब कहाँ होने वाला है वो, जो कुछ भी आप जिसके बारे में एडवर्टाइज लिख रहे हो। अगर कोई सहूलत यानी कोई डिस्काउंट है तो वो मेंशन करो। और लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, संपर्क, ठीक है, ये देना है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लो। सवाल है खालील मुद्द्याच्या आधारे एक आरोग्य तपासणी शिबिरच्या जाहिरात तैयार करा। आरोग्य तपासणी का क्या मतलब होता है? हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप का एक कैंप, ये बोर्ड का क्वेश्चन उठाया हुआ है। हेल्थ चेकअप का कैंप है, उसका आपको एक एडवर्टीजमेंट तैयार करना है, एक जाहिरात बनाना है। और उसके मुद्दे क्या है, तो मुद्दे सुन लो। इसमें भी आपको मुद्दे दिए रहेंगे। मुद्दा है आदर्श युवा मंच, मतलब वो जो कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस शिविर को, इस कैंप को, उनका नाम है आदर्श युवा मंच। जगह है नासिक। आरोग्य जतन व मुफ्त मार्गदर्शन, यानी कि हेल्थ प्रिजर्वेशन और फ्री में गाइडेंस, यानी सेहत को कैसे ख्याल रखना है उसके बारे में तुमको फ्री में गाइडेंस मिलेगी। नेत्र तपासनी, और वहाँ पे क्या क्या होगा? नेत्र, आँखों की जांच होगी। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा। मधुमेह, मधुमेह मतलब होता है डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़, ज़ियाबतीज़ बोलते हैं ना उर्दू में, उसकी चेकअप होगी। और कब होगी? रविवार 24 नवंबर, 24 नवंबर को होगी। टाइम क्या है? सकाळी 9 ते 2, 9 बजे से 2 बजे तक। जगह है समाज मंदिर। और आगे एक लाइन ऐड किया है 100% मुफ्त तपासनी, यानी 100% फ्री में चेकअप किया जाएगा। डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, आँखों का कोई पैसा लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। और आखिर में कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए एक नंबर दे दिया है। तो इस तरह से मुद्दा दिया होगा। अब उसके बेसिस पे जाहिरात कैसे बनाना है, ये देखो मैंने कैसे बनाई। मैंने एक बॉक्स बनाया है, पहले देख लो। वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा ना आपको, नोट्स है ना उसमें से आराम से देख लेना। खाली एक आइडिया, बॉक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब मैंने बॉक्स में थोड़े से कुछ स्टार बनाए हैं। पहले मैंने ऊपर हेडिंग देखो कैसी दी, खास नासिक वासियांसाठी स्वर्ण संधि, यानी खास नासिक के लोगों के लिए सुनहरा अवसर या सुनहरा मौका। तो नासिक वाले फटाक से, अरे क्या क्या मौका है हमारे लिए, अट्रैक्ट किया ना लाइन ने, ऐसे अट्रैक्टिव। दूसरा नीचे, और अब मैंने एक स्लोगन डालने बोला था, अगर स्लोगन याद है तो मैंने डाला है आरोग्य धन संपदा, मतलब हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है, ऐसे बोलते हैं ना उर्दू में। फिर नीचे डाला, अब मैंने थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाया, मुफ्त भव्य आरोग्य तपासनी शिविर। पहले फ्री में होगा, बड़े लेवल पे, भव्य मतलब बहुत बड़ा, फ्री में हेल्थ चेकअप होने वाला है। 3 जो मैंने ऊपर की लाइन लिखी है पेज के बीचों बीच थोड़े बोल्ड करके, उसी ने क्या कर लेना है, एडवर्टाइज पढ़ने वाले का ध्यान अपनी तरफ खींच लेना है।
अब बाद में मैंने उद्देश्य लिखा, क्या मकसद है भाई, आपल्या आरोग्याचे जतन आणि योग्य मार्गदर्शन, ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रख सके और हम आपको सही गाइडेंस देंगे कि आप अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हो। अच्छा, फिर लिखना है शिबिरात उपलब्ध सुविधा, यानी क्या करने वाले हो वहाँ पे। तो पहला पॉइंट देखो, मैंने बुलेट पॉइंट के लिए ऐसे ये वाली साइन डाली है इस तरह की, यानी वहाँ पे क्या क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे। तो आप कोई भी साइन आप डाल सकते हो, आपकी मर्जी की बात है। तो क्या साइन है, सबसे पहले अनुभवी डॉक्टराकडून मुफ्त नेत्र तपासणी एंड चश्मा वाटप, ब्रैकेट में चश्मा भी मिलेगा फ्री में, यानी अनुभव, ऐसे कोई जुम्मा जुम्मा 8 दिन वाले नहीं, एक्सपीरियंस डॉक्टर आएंगे, आपकी आंखों को चेक करेंगे, अगर चश्मा है तो चश्मा भी मिलेगा आपको। रक्तदाब यानी बीपी तपासनी, ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा। मधुमेह यानी शुगर तपासनी, आपकी शुगर भी क्या की जाएगी, चेक की जाएगी। आहार व व्यायामाबद्दल तज्ञ ज्ञानाचे मार्गदर्शन, और क्या खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, उस पर भी आपको जो डाइटिशियन होगा उस पर आपको मार्गदर्शन देगा। हो गया ना, अट्रैक्टिव बन गया ना इतना सुन के। अब फिर कभी होगा, केव्हा, तो केव्हा में लिखा दिनांक रविवार 24 नवंबर 2025, जो सवाल में लिखा हुआ था। टाइम भी सवाल में दिया है, सकाळी 9 ते दुपारी 2। कहाँ होगा ये भी सवाल में दिया है, समाज मंदिर जुने नासिक। और फिर उसके बाद जो डिस्काउंट वाला जो पॉइंट था, तुमने ही बोला ना फिर डिस्काउंट अट्रैक्ट करता है, फिर से मैंने उसको पेज के बीचों बीच थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। प्रवेश सर्वांसाठी 100% मुफ्त, जिसको आना है आओ, सबके लिए 100% फ्री, ऐसा नहीं कि गरीब है तो उसके लिए, जो अमीर है तो उसके लिए अलग, ऐसा नहीं, सबके लिए। और आयोजक कौन है, आयोजक है आदर्श युवा मंच नासिक। अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा, आगे नंबर दे दिया। और लास्ट में मैंने अपनी तरफ से टिप डाल दिया, शिबिरात येताना मागील तपासणी अहवाल इफ एनी सोबत आणवा, यानी जब आप चेकअप के लिए आओगे तो कोई तुम्हारा पुराना मेडिकल फाइल होगा, रिकॉर्ड होगा, कोई पुराना चेकअप की कोई फाइल होगी, तो ज़रा उसको भी साथ में लेते हुए आना। तो इस तरह से ये मेरा जाहिरात क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आया अच्छे से, कोई डाउट है किसी को। अब तीसरा जो ऑप्शन आपको आने वाला है इसके अंदर, वो है बातमी। क्या है, 4 में से कोई भी 3 करना, कोई एक करना है, तो तीसरे नंबर पे है बातमी, दैट इज न्यूज़ रिपोर्ट, बातमी लेखन। ठीक है, समझ में आ रहा ना सबको। देखो इसका नमूना क्या है, इसका नमूना सबसे पहले याद रखो, इसका जो मेथड है, आकर्षक शीर्षक, आपका जो उन्वान है वो क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे कि कोई भी आप उन्वान जो भी जिसके ऊपर लिख रहे हो, बीचों बीच लिखो। फिर उसके बाद बातमीदार, यानी लिखने वाला कौन है, तो वो लिखेगा बातमीदार, विशेष प्रतिनिधि, ऐसे करके लिख सकते हो। फिर आपको डेट डालना है, पहले शहर का नाम आएगा, फिर डेट आएगी, फिर महीना आएगा। उसके बाद पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है, ध्यान से सुनो। जब बातमी लिखोगे तो पहले पैराग्राफ में कुछ सवालों के जवाब मिलने चाहिए, जैसे कि कशाबद्दल, यानी क्या, ये खबर किस चीज़ के बारे में है। दूसरा कुठे, ये हादसा या ये खबर जिसके बारे में, वो कहाँ पर हुआ है, कब हुआ है, कधी, आणि कोण, और इसमें कौन इन्वॉल्व है। या प्रश्नाचे उत्तरे थोडक्यात द्या, यानी क्या, कहाँ, कब और कौन, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हु, इन 4 सवालों के जवाब आपकी बातनी से सामने वाले को मिलने चाहिए। समझ में आ रहा है। उसके बाद मध्य भाग, बीच में क्या लिखोगे, घटनेचा सविस्तार क्रम, यानी सिस्टमॅटिक लिखो। कोणाचेही महत्त्वाचे मत भाषण असल्यास त्याचा उल्लेख करा। मान लो स्कूल में कोई प्रोग्राम है, किसी ने भाषण दिया है, तो उसके बारे में भी लिखो। और समारोप यानी आखिर में क्या लिखो, उपक्रमाचा परिणाम किंवा पुढील अपेक्षा सांगून बातमी संपवा, कि जो प्रोग्राम हुआ इसका क्या रिजल्ट आया या फिर आगे क्या होने वाला है, वो लिख के आपने बात खत्म कर देना है। अब एग्जाम्पल सुनिए। एग्जाम्पल है, तुमच्या शाळेत झालेल्या वृक्षारोपण कार्यक्रमाच्या बातमी तैयार करा। वृक्षारोपण कहते हैं ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, जिसमें पौधे लगाते हैं ना, पौधे लगाने का स्कूलों में प्रोग्राम होता है। पता नहीं आपके स्कूल में होता है कि नहीं होता, मेरे स्कूल में होता है, मैंने खुद भी लगाए हैं। तो वो प्रोग्राम होते हैं, हम लोग को पेड़ लगाना पड़ता है। तो वो प्रोग्राम हुआ आपके स्कूल में, आपको उस पर बातमी लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, हेडलाइन। तो देखो मैंने हेडलाइन एकदम मस्त बीचों बीच बोल्ड में लिखी है। अब आप तो ऐसा बोल्ड नहीं कर सकते, तो आप बड़े अक्षरों में तो लिख सकते हो ना, अंडरलाइन तो कर सकते हो। तो अंडरलाइन करने, देखा क्या हेडिंग है, पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी नूतन विद्यालयात भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए नूतन स्कूल में हुआ बहुत बड़ा पेड़ लगाने का प्रोग्राम। फिर नीचे आपने ब्रैकेट में लिखना है आपके बारे में, बातमीदार, शालेय प्रतिनिधि। कौन लिख रहा है ये बातमी, स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव। कब लिख रहा है, कहाँ पे, तो पहले मैंने बोला था क्या लिखोगे, जगह का नाम, तो लातूर, फिर तारीख 28, फिर सितंबर, जो भी डेट डालना है, आप एग्जाम की डेट भी डाल सकते हो।
अब देखो मैंने बातमी में क्या लिखा है, कौन कौन से मुद्दे जो मैंने आपको ऊपर लिखने बोला था, क्या मैंने वो यहाँ कव्हर किए हैं, तो सुनिए। येथील नूतन विद्यालयाच्या प्रांगणात काल, प्रांगणात मतलब कॅम्पस में, काल 27 सप्टेंबर रोजी वृक्षारोपण कार्यक्रम या विषयावर एक भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। बहुत बड़ा पेड़ लगाने का कार्यक्रम हमने मनाया। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थान शाळेच्या मुख्य अध्यापक माननीय श्री शिंदे यांनी भूषवले, मतलब कि ये हमारे जो प्रिंसिपल है वही मेन गेस्ट हमारे यहाँ पे थे। उन्होंने खास काम किया। अध्यक्ष मतलब वो वहाँ के प्रेसिडेंट, उसी प्रोग्राम के वो प्रेसिडेंट थे। यावेळी प्रमुख पाहुणे, और वहाँ पे प्रमुख पाहुणे मतलब चीफ गेस्ट, कि चीफ गेस्ट बुलाते ना प्रोग्राम में। प्रिंसिपल कौन थे? प्रिंसिपल वॉज द हेड और प्रेसिडेंट ऑफ दैट प्रोग्राम। और जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? वन विभागाचे अधिकारी श्री गायकवाड़ उपस्थित होते। वन विभाग से हमने एक, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमने एक ऑफिसर को बुलाया था जिनका नाम था गायकवाड़, वो भी आए थे। त्यांनी विद्यार्थ्यांना वृक्षाचे महत्व, पर्यावरणचे रक्षण आणि ग्लोबल वॉर्मिंगचे धोके याबद्दल मोलाचे मार्गदर्शन केले। उन्होंने बच्चों को क्या बताया? पेड़ लगाने की अहमियत बताई। उसके बाद क्या बताया? पर्यावरण को हमें कैसे बचाना चाहिए, यानी माहौल की कैसे हिफाजत करनी चाहिए, और ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले नुकसान। ग्लोबल वार्मिंग पता है आपको? जो कार्बन डाइऑक्साइड दिन ब दिन हमारी दुनिया में बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अंटार्कटिका की बर्फ वगैरह है वो उस गर्मी से पिघल रही है। तो अगर वो बर्फ पिघल जाएगी तो दुनिया डूब जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से हमारे होने वाले नुकसान के बारे में भी हमको आगाह किया। ये मैंने शॉर्ट में बताया, बहुत डिटेल है, ओजोन लेयर वगैरह सबका इसमें इन्वॉल्वमेंट है, बट मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ समझाने के लिए। तो उन्होंने ग्लोबल वॉर्मिंग के बारे में बताया। त्यानंतर सर्व शिक्षक आणि विद्यार्थ्याच्या हस्ते शाळेच्या परिसरात विविध प्रकारचे रोपांचे रोपण करण्यात आले। रोप कहते हैं जो छोटे छोटे सैपलिंग्स नहीं होते, पौधे। तो उन्होंने बच्चों ने अपने अपने हाथ से क्या किया, सब जगह पे जाके क्या लगाया? पेड़ लगाए। क्या लगाए? हाँ, पौधे लगा दिए। ठीक है, आगे। विद्यार्थ्याने स्वतः लावलेल्या झाडाची काळजी घेण्याची शपथ घेतली। बच्चों ने कसम भी खाई कि हमने जो पेड़ लगाए हैं हम उस पेड़ की क्या करेंगे? हिफाजत करेंगे। मुख्य अध्यापकांना आपल्या अध्यक्षीय भाषात विद्यार्थ्यांना झाडे लावा झाडे जगवा हा संदेश दिला। जब मुख्य अध्यापक का भाषण आया तो उन्होंने क्या मैसेज दिया? झाडे लावा झाडे जगवा, ये संदेश दिया। आणि अशा सामाजिक उपक्रमाचे आयोजन नियमितपणे केले जाईल असे आश्वासन ही दिले। उन्होंने हमें भरोसा भी दिलाया कि समाज और माहौल को फायदा पहुंचाने वाले ऐसे प्रोग्राम हम अपने स्कूलों में बार बार करते रहेंगे। विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरणाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी हा कार्यक्रम अत्यंत यशस्वी ठरला। बच्चों के अंदर माहौल को लेके उजागरता, माहौल की हिफाजत को लेके उजागरता पैदा करने के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही यशस्वी मतलब कामयाबी को पहुंचा, कामयाबी के साथ पूरा हुआ। तो ये आपकी हो गई रिपोर्ट राइटिंग। और चौथा जो ऑप्शन आपको आता है वो क्या आता है? गद्य आकलन। गद्य आकलन पे ऑलरेडी मैंने एक बड़ा वीडियो बनाया है, उसमें मैंने एक पैराग्राफ और 4 क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं, वो भी है यूट्यूब पे, तुम लोग को देखना है तो वो देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे समरी है, प्लेलिस्ट पे जाएंगे मिल जाएगा, ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है, देखो गद्य आकलन में आपको क्वेश्चन बनाना है। इसके कुछ उसूल है, ध्यान से सुन लो। 3 उसूल है। आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, पैराग्राफ में से 4 सवाल बनाने होंगे। उसका उसूल क्या है? सबसे पहला उसूल, प्रश्न एका वाक्यात असावा, यानी तुमचा प्रश्न लांब नसावा। ऐसा सेंटेंस होना चाहिए सवाल का जो सिर्फ एक ही लाइन में निपट जाए। उसका जवाब भी एक ही जुमले का होगा। उसका जवाब भी क्या होगा? एक ही जुमले का होगा। आपका सवाल भी कितना होना चाहिए? इतना 2-3 लाइन का भर के एक सवाल मत लिख देना। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा क्या हिंट याद रखना है? उताराची अपेक्षा असावी, मतलब क्या? तैयार केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर उतार्यात असले पाहिजे। यानी जो सवाल आपने लिखे हो ना, उस सवाल का जवाब उस पैसेज में होना जरूरी है। आप कोई ऐसा सवाल नहीं बना सकते अपनी मर्जी से जिसका जवाब ऊपर दिए हुए पैसेज में नहीं है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। और तीसरा और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक प्रश्नाच्या शेवटी प्रश्न चिन्ह असणे आवश्यक आहे, यानी क्वेश्चन मार्क। जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आपने क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये कंपलसरी है। समझ में आया? अब इसका भी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ध्यान से देखो। एक पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ में से मैंने 4 सवाल तैयार किए हैं। जैसे कि सवाल पढ़ देता हूँ, पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा पूरा, आप लोग देख लेना। क्या है? वाचन कशाला मानवी जीवनाचा आधार स्तंभ म्हटले आहे। ऊपर उसके बारे में लिखा हुआ है, मैंने बस उसका क्या कर दिया? सवाल बना दिया। उम्मन क्या कर सकते हो आप? मालूम है आपको सवाल बनाना, तो का, कशा, कोणाला, किती, इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करके सवाल बनाए जा सकते हैं। दूसरा सवाल मैंने बनाया, उत्तम पुस्तक कोणाची खरी मित्र असतात।
तीसरा सवाल है वाचनामुळे आपण आपले कोणते आरोग्य चांगले राहते. और चौथा सवाल है अनेक यशस्वी व्यक्तीने त्याच्या यशाचा श्रेय कोणत्या सवयीला दिला है. इस तरह से 4 सवाल क्या हो गए आपके पूरे हो गए. तो 2 राइटिंग स्किल हमारी हुई, 8 मार्क्स की तैयारी हो गई. पहले 4 मार्क किसके थे? पत्र के. दूसरे 4 मार्क किसके हैं? इन 4 में से कोई एक. मेरी राय आपको ये है कि पैसेज के लिए जाओ, गद्य आकलन सबसे आसान है. और अगर गद्य आकलन नहीं आ रहा है तो जाहिरात के लिए जाओ. अगर आपकी ड्राइंग वगैरह अच्छी है, आप क्रिएटिव हो, तो अपनी क्रिएटिविटी वहां पे दिखा सकते हो. इस तरह से बनाइएगा कि फर्स्ट इंप्रेशन या 1-2 लाइन पढ़ के ही एग्जामिनर को लगना चाहिए कि नहीं बच्चा होशियार है, अच्छे से लिखा हुआ है. कोई बहुत कठिन कठिन मराठी शब्द नहीं, सोपा एकदम आसान शब्द लिखो, चलेगा. ठीक है. और आखिरी जो सवाल आता है आपको राइटिंग स्किल में 4 मार्क के लिए, वो आपका है निबंध. क्या है? अच्छा, निबंध में कई सारी टाइप है. मैंने ज्यादातर पेपर में 2 टाइप देखी है. एक तो आता ही आता है उसके अंदर आत्मकथन, यानी कि ऑटोबायोग्राफी. वो तो कंपलसरी क्वेश्चन है, लेकिन उसके साथ कभी कभी नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, इस तरह के जो है पैसेजेस आते हैं. मैंने ज्यादा डिस्क्रिप्टिव देखे हैं, जिसको वर्णनात्मक कहते हैं. तो वर्णनात्मक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे आत्मकथन लिखा है. दोनों को लिखने के कुछ उसूल भी आपको यहाँ पे मैंने लिख के दिए हैं, ताकि जब आप वो लिखो ऐसे, तो वो ऐसे वो निबंध लिखते वक्त आपके जहन में वो उसूल होने चाहिए. तो पहले देखो मैंने यहाँ पे लिखा है वर्णनात्मक निबंध. पहले निबंध लेखन के कुछ उसूल सुन लो. निबंध नेहमी 3 ते 4 मुख्य परिच्छेदात विभागलेला असावा. यानी 4 पैराग्राफ बहुत हो गए. 4 मार्क के लिए 4 पैराग्राफ बस हो गए. उसके बाद दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है की निबंध लेखनात चांगले गुण मिळवण्यासाठी तुम्हाला शुद्ध लेखन यानी कि स्पेलिंग आणि व्याकरणवर लक्ष केंद्रित करने आवश्यक आहे. यानी व्याकरण पे आपका ध्यान होना चाहिए. आपकी स्पेलिंग और ग्रामर सही है तो आपको पूरा पूरा मार्क्स निबंध लिखने का मिलेगा. ये तो निबंध का उसूल हो गया. अब निबंध का जो पहला टाइप है वर्णनात्मक निबंध, जिसको डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं, उसमें हम लोग क्या लिखते हैं? उसमें हम लिखते हैं जैसे माझा आवडता ऋतु, या फिर आप लिखेंगे माझे आवडते शिक्षक, या फिर अविस्मरणीय सहल, कोई पिकनिक पे गए थे वो भूले नहीं. तो इस तरह के जो डिस्क्रिप्शन देने वाले एसेज होते हैं उनको बोलते हैं वर्णनात्मक. ठीक है. अब इसका उसूल क्या है देखो. या प्रकारात एखाद्या ठिकाणाचे, कभी कभी इसके अंदर किसी जगह, व्यक्ति या इंसान या फिर घटना, किसी इव्हेंट याचे अत्यंत तपशीलावर आणि भावनिक वर्णन केले जाते. डिटेल और इमोशन के साथ वो लिखा जाता है. जैसे यहाँ पे देखो मैंने कुछ चीजें लिखी है. आप इसको स्टार्ट कैसे करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे प्रस्तावना. क्या लिखोगे? जब प्रस्तावना मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन. कैसे लिखना है देखो. विषयाचा थोडक्यात परिचय करून द्या. यानी थोड़े में आपने जो आपका उन्वान है, आपका जो टाइटल है, उसको इंट्रोड्यूस करो. जैसे देखो, जैसे मान लो आप शिक्षक के बारे में लिख रहे हो, माझा आवडता शिक्षक, तो शिक्षणाचे महत्व सांगून शिक्षकाचा परिचय करा. विषयाची निवड का केली हे स्पष्ट करा. मतलब ये क्यों चुना हुआ है वो आपने स्पष्ट करना है. इसके अंदर भी आपको क्या होगा ना, कृति दी रहेगी. मतलब कि वो जो खाका है वो खाका बना हुआ रहेगा आपके पेपर के अंदर, आपको खाली उसको एक्सप्लेन करना है. दूसरा आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर? विषयाच्या तपशीलावर वर्णन करा. फिर डिटेल पे आ जाओ, डिटेल बताने लग जाओ. फिर आप क्या कर सकते हो उसके अंदर? विषयामुळे तुमच्या जीवनात काय फरक पडला, तुम्हारी जिंदगी में क्या फरक आया है, वो लिख सकते हो. और जब खत्म करने आओगे तो भविष्य काळातील आशा किंवा विषयाबद्दलच्या तुमचे अंतिम विचार स्पष्ट करून आकर्षक समारोप करा. तुम्हारा लास्ट में क्या तुम्हारी ओपिनियन है वो देके अच्छे से मजमून को खत्म करना है. अब यहाँ पे मैंने एक मजमून लिखा हुआ है. खालील मुद्द्याच्या आधारे माझे आवडते शिक्षक या विषयावर निबंध लिया. मेरे प्यारे फेवरेट टीचर. तो फेवरेट टीचर के ऊपर कुछ मुद्दे मैंने लिखे और उस पर मैंने एक निबंध लिखा है. मैं पढ़ के सुनाता हूँ. ठीक है, ध्यान से सुनो. सबसे पहला मुद्दा क्या है? मुद्दे में आपने लिखा शिक्षकाचे नाव आणि विषय, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. दूसरा मुद्दा है त्याचे शांत आणि उत्साही व्यक्तित्व. मतलब उनका शांत स्वभाव है, गुस्से वाले नहीं है, मगर हमेशा उत्साहित रहते हैं, कोई काम करने को एकदम हमेशा तैयार, अपने सब्जेक्ट को लेके एकदम तैयार. पढ़ाते क्या है? विज्ञान विषय सोप्या पद्धतीने शिकवण्याची पद्धत, एकदम आसानी से सिखाते. प्रयोग आणि उदाहरण, कभी कभी एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं हम. वर्गाबाहेर विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक असणे. अगर स्कूल के क्लास के बाहर भी वो टीचर मिलते हैं तो भी बच्चों को गाइड करते हैं. माझ्या जीवनावर झालेला परिणाम आणि बोध, और मेरी जिंदगी पे उनका क्या असर पड़ा, मैंने उनसे क्या सीखा. ये मुद्दे हैं. अब इसको लिखा कैसे देखो. पहले उन्मान दिया, माझे आवडते शिक्षक पाटिल सर.
एक नाम दे दिया पाटिल सर, या जो भी आपको नाम देना आपकी स्कूल के, ठीक, मराठी है तो इसलिए पाटिल, मराठी सरनेम है तो मैंने पाटिल सर दे दिया। देखो, शालेय जीवनात अनेक शिक्षकांकडून आपल्या ज्ञान मिळते। देखो मैंने कैसा लिखा है, बस आप खाली वो सुनो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मजमून को किस तरतीब से लिखना चाहिए। शालेय जीवनात अनेक शिक्षकांकडून आपल्या ज्ञान मिळते, यानी स्कूल में हम लोग बहुत सारे बच्चों से क्या करते हैं, बहुत सारे टीचरों से क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे टीचर हमको पढ़ाते हैं, पण काही शिक्षक असे असतात जे केवळ धडे शिकवत नाही तर जीवन जगण्याची कलाही शिकवतात। समझ में आया? यानी सिर्फ सबक नहीं पढ़ाते, जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाते हैं। माझ्यासाठी असेच एक शिक्षक म्हणजे श्री पाटील सर। ते आम्हाला विज्ञान विषय शिकवायचे। त्याचा वर्ग म्हणजे केवळ शिक्षण नव्हते तर रोजचा एक नवीन अनुभव होता। हमें साइंस पढ़ाते थे कौन से सर? पाटिल सर। उनकी क्लास हमारे लिए सिर्फ सब्जेक्ट का लेक्चर नहीं होता था, बल्कि ज़िंदगी के बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी हमको उसमें मिलते थे। ये पहले पैराग्राफ मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब दूसरे में उनके बारे में बताऊंगा। पाटिल सर दिसायला अतिशय साधे, दिखने में बिल्कुल सिंपल, पण त्याच्या चेहऱ्यावर नेहमी एक उत्साही हास्य असायचे। सिंपल थे मगर चेहरे पे एक खुशी, एक हंसी, एक्साइटमेंट की हमेशा रहती थी। त्यांच्या शिकवण्याची पद्धत इतकी रंजक होती, रंजक मतलब इंटरेस्टिंग, इतनी इंटरेस्टिंग थी कि तासाला कंटाला करणे शक्यच नव्हते। उनके लेक्चर में कभी कंटाला आता नहीं था। ते कधीही फळ्यावर नुसते लिहून शिकवत नसते। फळ्यावर मतलब ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे, बोर्ड पे नहीं लिखते थे खाली, वो बोर्ड पे लिख के नहीं पढ़ाते थे। ते वर्गात छोटा प्रयोग करून दाखवायचे। क्लास में साइंस के टीचर थे ना, तो एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाते थे। त्याच्यामुळे विज्ञानातील अनेक किचकट संकल्पना मतलब डिफिकल्ट टॉपिक, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स अगदी सहज सोप्या वाटू लागले। यानी साइंस की वो चीज़ें जो बहुत मुश्किल थी वो भी क्या लगने लगी, क्योंकि प्रैक्टिकल किया तो सामने सामने हो गया ना, तो आसान लगने लगी। त्याचे उदाहरणे देण्याच्या अनोख्या शैलीमुळे आम्ही पुस्तकी ज्ञान आणि वास्तविक जीवन यांची सांगड घालायला शिकलो। उन जो एग्जाम्पल देके समझाते थे तो किताब से तो सीखा ही सीखा, हकीकत की ज़िंदगी और किताब की ज़िंदगी से हमको क्या फ़ायदा मिला वो हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया। फिर एक पैराग्राफ, सरांचा प्रभाव केवळ वर्गापुरता मर्यादित नव्हता। उनका असर सिर्फ हमारे क्लास में ही नहीं था, वर्ग बाहर ते आमच्यासाठी मित्र सारखे होते। क्लास के बाहर वो हमारे लिए दोस्त, उसने मुद्दे में बोला था, मैं सारे मुद्दों को कवर कर रहा हूँ, कि क्लास के बाहर वो हमारे दोस्त की तरह थे। अभ्यासा व्यतिरिक्त जेव्हा आम्ही जीवनातील लहान सहान समस्या घेऊन त्याच्याकडे जायचो तेव्हा ते शांतपणे आमचे ऐकून घ्यायचे। पढ़ाई को छोड़ के अगर हमें कोई और तकलीफ है, हम अपनी तकलीफ सर के पास लेकर जाते तो वो बहुत ध्यान से सुनते थे। एकदा मला, अब देखो अपनी प्रॉब्लम से शेयर कर रहे हैं, आप भी शेयर कर सकते हो मजमून लिखते वक्त। एकदा मला बोर्डच्या परीक्षेचा ताण आला होता आणि विज्ञान विषयाची भीती वाटत होती। बोर्ड में क्या होगा सोच के डर, घबराहट हो रही थी। ताण आला होता मतलब घबराहट हो रही थी, और साइंस में भी डर लग रहा था, साइंस में मेरा क्या होगा। सरांनी मला वेळ दिला, उस वक्त सर ने मुझे वक्त दिया। माझा आत्मविश्वास वाढवला, मेरा अंदर का जो हौसला था, मेरी खुद एतमादी, मेरे हौसले को बढ़ाया। आणि परीक्षेच्या तयारीसाठी साधे सोपे नियोजन करून दिले, और परीक्षा को तैयार करने के लिए साधा सिंपल, सोपे मतलब सिंपल, नियोजन प्लानिंग, कि देख बेटा ऐसा ऐसा करके पढ़, ऐसा प्लानिंग करके दिया। त्यांच्यामुळेच मी विज्ञानाची भीती सोडून चांगले गुण मिळवले। उनकी वजह से ही साइंस का डर निकला और साइंस में अच्छे मार्क्स मिले। समझ में आ रहा है किस तरह से लिखना है मजमून? ऐसे आसान आसान चीज़ें ही लिखना है आपने। पाटिल सर, अब आखिरी कंक्लूजन कैसे करेंगे। पाटिल सर केवळ शिक्षक नव्हते, सिर्फ वो हमारे लिए उस्ताद नहीं थे, ते एक महान मार्गदर्शक होते। वो हमारे बहुत बड़े रहनुमा, बहुत बड़े रहबर थे। त्यांनी शिकवले की अपयश आले तरी घाबरू नये, चुकांमधून शिकून पुढे जावे। यानी नाकामयाबी हो गई तो डरो मत, गलती से सीखो और आगे बढ़ते रहो। त्यांच्या शिकवणीमुळे आज मी जीवनात कोणताही निर्णय घेताना विचारपूर्वक आणि शांतपणे घेतो। उन्होंने सिखाया, इसलिए आज मैं अपनी ज़िंदगी में जब कोई फैसला करता हूँ तो शांति से करता हूँ, सोच के करता हूँ। मी आज जो काही आहे त्याचे एक मोठे श्रेय पाटिल सरांच्या निस्वार्थ मार्गदर्शनाला जाते। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका एक क्रेडिट जो है, उसका एक हिस्सा जो है, या उसकी एक वजह जो है, वो उस पाटिल सर की निस्वार्थ, मतलब जिसमें उनका कोई मतलब नहीं था, यानी उनको पीछे कुछ रिवॉर्ड नहीं चाहिए था कि जब वो कोई राय देते थे तो लाओ मुझे पैसा दो या इनाम दो, नहीं। निस्वार्थ मार्गदर्शन जो उन्होंने दिया, जो मेरी रहनुमाई की, वो भी एक वजह है
कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ। कैसा समझ में आया? आसानी से एकदम, ठीक है। अब आखिरी देखो ऑटोबायोग्राफी। मेरे हिसाब से बच्चों ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथन ज़्यादा मुश्किल है लिखना। क्यों? क्योंकि इसमें हमें अपने आप को वो कैरेक्टर मान लेना पड़ता है। जैसे कभी कभी होता है पेड़ की आत्मकथा, कभी हो जाता है स्कूल का फटा यूनिफॉर्म, फटा बस्ता, किताब, रास्ता, कोई घायल सैनिक की आत्मकथा हिंदी में आता है अक्सर। तो हमको अपने आप को वो इमेजिन करके लिखना पड़ता है कि मैं एक पेड़ हूँ, मुझे काटा जा रहा है, मुझे दर्द हो रहा है ना, या मैं एक घायल सैनिक हूँ जो जंग में घायल पड़ा हुआ है, मैं क्या। अब हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की है तो हम उसको लिखना थोड़ा सा क्या हो जाएगा। अब ये घायल सैनिक क्या महसूस करता है, हम आम लोगों को क्या मालूम। वो लोग जो हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए इतनी तकलीफ़ें और इतनी कुर्बानियाँ देते हैं, वो तकलीफ़ ही उठा रहे, ऑब्वियस सी बात है। हम घरों में आज सुकून से, क्योंकि वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं वहाँ पे। तो हम लोग कैसे फील कर सकते हैं? एक सिविलियन को क्या मालूम पड़ेगा कि मिलिटेंट क्या कर रहे हैं, मिलिट्री के लोग या फौजी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए मेरे हिसाब से आत्मकथन मुश्किल है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप में कैसे लिखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे इसके भी कुछ उसूल लिख दिए हैं। सबसे पहले क्या होता है, किसी निर्जीव या किसी प्राणी के बारे में अक्सर लिखने के लिए आता है जिसमें उसका सुख दुख का हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट के अंदर एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, शीर्षकाला अनुरूप भावनिक शुरुआत करा, जैसे मी एक जूनिया गणवेश बोलते है, मैं एक पुराना यूनिफॉर्म हूँ, ऐसे करके कहानी शुरू करो। मुख्य भाग में क्या लिखना है, वस्तूच्या जीवनातील सुखद आणि दुखद अनुभव, उसने अपनी ज़िंदगी में क्या अच्छा देखा, क्या बुरा देखा, वो लिखो, जो भी कैरेक्टर आप बने हो। उसके बाद वर्तमान काळात ती वस्तू कोणत्या अवस्थेत आहे, यानी अभी उसका क्या हाल है, उसका क्या इस्तेमाल है, वो लिखो। और फाइनली जब ख़त्म करोगे तो क्या लिखना है, भविष्याबद्दलची अपेक्षा किंवा इच्छा व्यक्त करून कि उस चीज़ की क्या ख्वाहिश है भविष्य को लेके, वो लिखना है, ठीक है। अब यहाँ आखिरी टॉपिक आज का ये भी सुन के ले लो, जो आपका आत्मकथन है वो भी देख लो। खालील मुद्द्याच्या आधारे मी एका झाडाचे मनोगत, यानी मैं एक झाड़ के दिल की बात, पेड़ क्या कहता है। विषयाच्या आत्मवृत्ति, अच्छा आत्मवृत्ति भी कहते हैं इसको, हाँ, यानी आत्मकथन भी बोल सकते हैं या आत्मवृत्तात्मक भी बोल सकते हो, दोनों ही ऑटोबायोग्राफी को बोलते हैं। आणि कथेचा बोध स्पष्ट करा, देखो मुद्दा क्या है, पेड़ है, पेड़ के जन्म के बारे में लिखना है। लहानपण आणि वाढ, बचपन कैसा था, कैसे बड़ा हुआ। लोकांना आणि पक्षांना दिलेला आधार, लोगों को और परिंदों को उसने सहारा दिया है, वो लिखो। मानवाकडून झालेला नुकसान आणि दुखद अनुभव, इंसानों ने उसको क्या नुकसान पहुंचाया है, उसको क्या तकलीफ हुई है, वो जाहिर करो। वर्तमान अवस्था, आज उसकी क्या हालत है, आणि मानवाकडून अपेक्षा, और इंसानों से उसकी क्या उम्मीदें हैं, ठीक है। तैयार? देखो सबसे पहले उन्वान, मी एका झाडाच्या मनोगत। अब कैसे लिखा है देखो, मी एक जुना वृक्ष बोलतोय, मैं एक पुराना पेड़ बोल रहा हूँ, होय तोच तुमच्या गावात अनेक वर्षापासून उभा है, हाँ मैं वही पेड़ हूँ जो तुम्हारे गांव में कई सालों से। अब यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए कि वो पेड़ खुद बोल रहा है, हाँ याद रखना आत्मकथा का ये रूल है कि वो ऐसा लगना चाहिए वो खुद बोल रहा है, ठीक है। माझा जन्म एका लहानशा बीजपासून झाला, एक छोटी सी बीज थी, उस बीज से मैं क्या बना, पेड़ बना। सुरुवातीला मी खूप लहान आणि नाजूक होतो, शुरू में बहुत छोटा और नाजुक था। हळूहळू मी वाढत गेलो, आहिस्ते आहिस्ते मी बढ़ता गया। माझ्या फांद्या मतलब मेरी ब्रांचेस पसरल्या, फैली। माझे खोड मतलब तना, ट्रंक, इंग्लिश में ट्रंक कहते, तना। माझे खोड मजबूत झाले आणि मी एक विशाल वृक्ष म्हणून उभा राहिलो, और मैं एक बड़ा पेड़ बन गया। माझा जन्म केवळ स्वतःसाठी नाही तर इतरांसाठी, जगण्यासाठी झाला, याचा मला आनंद आहे। मेरी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की खिदमत के लिए हुई है, ये मुझे वक्त के साथ पता चला। अगले पैराग्राफ में क्या लिखता है, माझे जीवन म्हणजे निस्वार्थ सेवाचा एक कहानी आहे, मेरी जिंदगी लोगों की खिदमत की एक कहानी है। भर उन्हात, यानी एकदम कड़क धूप में, जेव्हा वाटसरू कहते हैं मुसाफिर को, ट्रैवलर, जेव्हा वाटसरू घामाने थकून जायचे, पसीने से थक जाते थे, तेव्हा मी त्यांना थंडगार सावली दिली, मैंने उन्हें ठंडी छांव दी, ठीक है। लहान मुलांनी माझ्या फांद्यावर झोके घेतले, छोटे बच्चों ने मेरी डालियों पे क्या किए, झूले लिए। त्यांनी माझ्यावर चढ़ून लपाछपी खेळली, छुपाछुपी भी मेरे ऊपर चढ़ के उन्होंने खेली। अनेक पाखरांचे घरटे माझ्यावर आहे, बहुत सारे परिंदों के घोंसले भी मेरे ऊपर होते, यानी थे।
त्याचे किलबिलाट ऐकून मला खूप छान वाटायचे. वो जो परिंदे चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते थे, चहचहाते थे, इंग्लिश में कहते चिर्पिंग, तो उनकी चिर्पिंग सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लगता था. मी त्यांना फळे दिले, मैंने लोगों को फल दिए, फुले दिली, फूल दिए सॉरी. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुम्हाला श्वास घेण्यासाठी शुद्ध हवा दिली. तुमको सांस लेने के लिए साफ हवा यानी प्योर ऑक्सीजन दिया. माझे संपूर्ण अस्तित्व तुमच्या सुखासाठी समर्पित होते. मैंने अपने पूरा जिंदगी तुम्हारी खुशी के लिए कुर्बान कर दिया था. पण काही अनुभव खूप, अब अगला पैराग्राफ दुख बता रहा है, पण काही अनुभव खूप वेदनादायक आहे. लेकिन कुछ एक्सपिरियन्स बहुत दुख वाले, मेरे तकलीफ वाले हैं. माणसाने त्याच्या गरजांसाठी माझे अनेक बांधवांना निर्दयीपणे तोड़ले. इंसानों ने अपनी गरज को पूरे करने के लिए मेरे कई भाई बहनों को बेरहमी से तोड़ दिया. जेव्हा कुल्हाड्याचा घाव माझ्या पड़तो, जब कुल्हाड़ी का या एक्स कहते हैं इंग्लिश में, उसका जब घाव मुझे पड़ता है तेव्हा मला असह्य वेदना होता. तब मुझे नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है. लोकांनी माझ्या खोडावर त्याचे नावे कोरली है ना, पेड़ पे नाम लिखते हैं ना बहुत लोग, नाव मालूम होगा, गार्डन बिडन में आप देखते होंगे, यहाँ बहुत आम बात है. माझ्या फांद्या तोडल्या आहे, मेरी डालियों को तोड़ दिया है. माझ्या भोवती आज सिमेंटाचे जंगल उभे राहिले. आज मेरे आजू बाजू में पेड़ पौधे नहीं है, सिमेंट के जंगल यानी जो पक्के मकान बन चुके हैं. वाहनाच्या धुरामुळे माझी पाने काळवंडली आहेत. ये जो वाहन से धुआं निकलता है उससे मेरे पत्ते टूट के गिर गए, पोल्यूशन फैल गया. आणि माझा श्वास गुदमरतो आहे, मेरा दम घुटता है. माझा शरीर थकून गेले आहे, मेरा बदन थक गया है. पण मी आज ही तुमच्यासाठी उभा है, लेकिन आज भी मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ यहाँ पर. और आखिरी पैराग्राफ में अपेक्षा, उम्मीद बताना है. आज मी वृद्ध अवस्थेत आहे, आज मैं बूढ़ा हो चुका हूँ. माझ्याकडे आता देण्यासाठी फार काही उरलेले नाही, मेरे पास अब कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है. पण तरीही मी तुमच्याकडे एक विनंती करतो, फिर भी मैं तुमसे एक इल्तजा करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ. तुमच्या भविष्यासाठी, तुमच्या पुढील पिढ्यासाठी कृपया झाड़े तोड़ने थांबवा. तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए मेहरबानी करके झाड़ को तोड़ना बंद कर दो. माझ्यासारख्या तुमच्या निशब्द मित्राची काळजी घ्या. मेरे जैसे दोस्त जो कभी कुछ नहीं कहते, बस खिदमत ही करते रहते हैं, उसकी फिक्र करो. आम्हाला जपले, अगर आपने मुझे संभाल लिया तरच तुमचे जीवन सुरक्षित राहील, तो ही तुम्हारी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी. तो इसी के साथ बच्चों हमारी सारी राइटिंग स्किल कंप्लीट हो गई. अच्छे समझ में आई है? प्रैक्टिस करेंगे ये शीट से, ठीक है.